नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें हम लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की किताब के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने एक साधारण किसान के बेटे को वो शख्सियत बना दिया जिसने बिखरे हुए भारत को एक नक्शे में पिरो दिया। बिल्कुल, और ये सोर्स अपने आप में बहुत दिलचस्प है क्योंकि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ गायत्री परिवार के संस्थापक, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। हाँ। तो उनकी किताब सिर्फ राजनीतिक घटनाओं का ब्यौरा नहीं देती, बल्कि वो पटेल के चरित्र की गहराई में उतरती है। वो उन्हें एक राजनीतिक तपस्वी के तौर पर देखती हैं। अच्छा। हमारा मकसद आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि वो ऐसा कैसे कर पाए, उनकी वो अंदरूनी ताकत क्या थी। चलिए तो फिर उनके सबसे बड़े और शायद सबसे नामुमकिन लगने वाले काम से ही शुरू करते हैं। 600 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण। 1947 में माहौल बहुत खराब था। देश का बंटवारा हो चुका था, दंगे हो रहे थे, लाखों शरणार्थी थे। ऐसे में ये 600 राजा नवाब, जिनकी अपनी सेना, अपने कानून, अपनी अकड़ थी, उन्हें एक देश में शामिल होने के लिए मनाना, ये तो आज सोचकर भी नामुमकिन लगता है। हाँ, नामुमकिन नहीं था। कई राजा तो खुद को चक्रवर्ती सम्राटों का वंशज मानकर अपना अलग देश बनाने का सपना देख रहे थे। त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल जैसी रियासतें तो हाथ से निकल ही गई थी। सही बात है। और सिर्फ अंदरूनी खतरा नहीं था, बाहरी ताकतें भी इसी इंतजार में थीं कि भारत इन रियासतों के चक्कर में उलझकर टूट जाएगा और शायद फिर से गुलाम हो जाएगा। मतलब एक आम धारणा ये बन गई थी कि ये कांग्रेसी लोग देश नहीं चला पाएंगे और अंग्रेजों को वापस बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर पटेल ने शुरुआत कहाँ से की? क्या वो एक एक करके सबसे मिले? उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? किताब में साम दाम दंड भेद का जिक्र है, पर इसका असल मतलब क्या था उनके केस में? किताब एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। पटेल की असली रणनीति सिर्फ बल प्रयोग या धमकी नहीं थी, बल्कि एक अपरिहार्यता का माहौल बनाना था। अपरिहार्यता का माहौल मतलब एन एटमॉस्फेयर ऑफ इनएविटेबिलिटी? हाँ, बिल्कुल। वो और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी वीपी मेनन राजाओं को भारत का नक्शा दिखाते थे। अच्छा। उस नक्शे में उनकी रियासत एक छोटे से द्वीप की तरह अकेली दिखती थी। वो बहुत शांति से समझाते थे कि भविष्य में आप व्यापार, डाक, रेलवे के बिना कैसे जिएंगे, आपकी करेंसी कौन मानेगा। मतलब डर से ज्यादा भविष्य की एक प्रैक्टिकल तस्वीर दिखा रहे थे। सही कहा। उन्होंने राजाओं को ये महसूस कराया कि भारत में विलय करना उनकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा लगता है, मतलब एक्शन लेने से पहले ही लड़ाई जीत लेना। एक तरह से हाँ। लेकिन सब पर तो इसका असर नहीं हुआ होगा। हैदराबाद तो एक बहुत बड़ा कांटा बना हुआ था। हैदराबाद सबसे बड़ी चुनौती थी। वहां निजाम के एक समर्थक कासिम रिजवी ने रजाकार नाम की एक प्राइवेट आर्मी बना ली थी, जिसमें 2 लाख हथियारबंद लोग थे। 2 लाख? हाँ, 2 लाख। और ये लोग सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर रहे थे, बल्कि भारतीय सीमा में घुसकर गांवों में लूटपाट कर रहे थे, ट्रेनें लूट रहे थे। हालात बहुत खराब थे। लेकिन मैंने सुना है कि नेहरू जी और बाकी कैबिनेट सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे, तो फिर पटेल अकेले पड़ गए थे इस फैसले पर। देखिए, ये समझना जरूरी है कि नेहरू की हिचकिचाहट क्यों थी, और सॉस इस पर रोशनी डालता है। वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर चिंतित थे। एक नया आजाद हुआ देश अगर अपनी ही एक रियासत पर सैन्य कार्रवाई करता तो दुनिया में क्या संदेश जाता। हाँ, ये भी बात है। पाकिस्तान इसी मौके की ताक में था कि इसे हिंदुओं का मुसलमानों पर हमला कहकर पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करे। तो ये सिर्फ एक रियासत का सवाल नहीं था, भारत की वैश्विक छवि का भी सवाल था। तो फिर फैसला बदला कैसे? वो कौन सा मोमेंट था जब लगा कि अब एक्शन लेना ही पड़ेगा? वो टिपिंग पॉइंट, जैसा किताब में बताया गया है, तब आया जब कनाडा के राजदूत ने नेहरू जी से मिलकर ईसाई महिलाओं और पादरियों पर हो रहे हमलों की शिकायत की। अच्छा। जब बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंच गई, तब नेहरू जी भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार हुए। पटेल तो पहले से तैयार थे। उन्होंने मेजर जनरल JN चौधरी को पुलिस एक्शन के लिए भेजा। रजाकारों ने बड़ी बड़ी धमकियां दी थीं। कासिम रिजवी ने कहा था कि भारतीय सेना को यहाँ 1.5 करोड़ हिंदुओं की हड्डियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा? बिल्कुल उल्टा। भारतीय सेना के सामने वो 3 दिन भी नहीं टिक पाए। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया। और इस जीत का असर जबरदस्त रहा होगा।
जब पटेल कुछ महीने बाद हैदराबाद गए तो मंजर देखने लायक था। हाँ, कहते हैं निजाम जो कभी किसी के लिए अपनी गद्दी से नहीं उठता था, वो खुद हवाई अड्डे पर हाथ जोड़कर पटेल का स्वागत करने पहुंचा था। बिल्कुल। ये एक तस्वीर पूरे देश के लिए एक संदेश थी। सही बात है। उस एक जीत ने बाकी सभी रियासतों को सीधा संदेश दे दिया कि भारत सरकार कमजोर नहीं है। जो काम जर्मनी के लिए बिस्मार्क ने किया, पटेल ने उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम किया था, क्योंकि उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं वाले एक महाद्वीप जैसे देश को जोड़ा था। ये जो फैसला लेने की हिम्मत थी, चाहे वो हैदराबाद हो या जूनागढ़, ये कमाल की थी। सोर्स इस बात पर भी गौर करता है कि ये फौलादी इरादे आखिर बने कैसे, क्योंकि वो किसी शाही परिवार से तो थे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गुजरात के एक साधारण किसान परिवार से थे। उनके पिता झवेर भाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में लड़े थे। अच्छा, तो शायद वो जज्बा उन्हें विरासत में मिला था। हाँ, कह सकते हैं। किताब में उनके बचपन के 2 किस्से हैं जो उनके पूरे चरित्र को डिफाइन कर देते हैं। हाँ, वो फोड़े वाला किस्सा, मैं उसके बारे में सोच रहा था। वही, बचपन में उनकी कांख में एक बड़ा सा फोड़ा हो गया था। उस जमाने में इलाज के लिए लोहे की गर्म सलाख से उसे दागा जाता था। लेकिन इलाज करने वाला आदमी एक छोटे बच्चे को देख के डर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। ये देखकर बालक वल्लभ भाई ने वो गर्म सलाख खुद उसके हाथ से ली और अपने फोड़े में घुसा दी। वहां जितने भी लोग थे सब हैरान रह गए। एक मिनट, ये बात मुझे रोक रही है। उन्होंने खुद गरम सलाख उठाकर अपने पोड़े में डाल दी। हाँ, ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। हाँ। ये दिखाता है कि छोटी उम्र से ही दर्द और डर पर काबू पाना उनकी फितरत में था। और दूसरा किस्सा स्कूल का है। एक मास्टर थे जो बहुत लालची थे और बच्चों को मजबूर करते थे कि वो किताबें उन्हीं की दुकान से खरीदें, महंगी खरीदें। अच्छा। वल्लभ भाई ने सारे लड़कों को इकट्ठा किया और हड़ताल करा दी। 5-6 दिन तक कोई भी लड़का स्कूल नहीं गया। आखिर में मास्टर साहब को झुकना पड़ा और अपनी गलती माननी पड़ी। मतलब अन्याय के खिलाफ संगठित होकर लड़ना, ये गुण उनमें बचपन से था। बिल्कुल, और त्याग की भावना भी। हाँ, वो अपने बड़े भाई को अपनी जगह इंग्लैंड भेजने वाला किस्सा, वो तो उनके चरित्र का एक और पहलू दिखाता है। बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए पासपोर्ट और टिकट आए वी.जे. पटेल के नाम से। उनके बड़े भाई का नाम विट्ठल भाई जे. पटेल था। उन्होंने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने का हक है। वल्लभ भाई ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने न सिर्फ अपने बड़े भाई को जाने दिया, बल्कि उनके इंग्लैंड में रहने का सारा खर्च भी खुद उठाया। किताब इसी बात पर जोर देती है कि इस तरह के स्वार्थ त्याग के बिना कोई भी इंसान परमार्थ यानी देश सेवा जैसा बड़ा काम कर ही नहीं सकता। तो ये थे उनके शुरुआती गुण। लेकिन इन गुणों को राजनीतिक जमीन पर लाने का काम तो गांधी जी के आने के बाद ही हुआ। उनका तरीका बहुत प्रैक्टिकल और जमीनी था। बिल्कुल। जब 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया तो पटेल उस समय अहमदाबाद के सबसे सफल वकीलों में से एक थे। अच्छा। उन्होंने एक झटके में अपनी चलती हुई प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए भी इकट्ठे किए। और उनका लीडरशिप स्टाइल नागपुर झंडा सत्याग्रह में दिखा। हाँ, चौरी चौरा कांड के बाद पूरे देश में निराशा का माहौल था। आंदोलन ठंडा पड़ चुका था। तब पटेल नागपुर पहुंचे और उन्होंने आंदोलन में ऐसी जान फूंकी कि सरकार को बिना शर्त झुकना पड़ा और सभी कैदियों को रिहा करना पड़ा। लेकिन जिस आंदोलन ने उन्हें वल्लभ भाई से सरदार बनाया वो था बारदोली सत्याग्रह। हाँ, किताब में इसे भारत की थर्मोपोली कहा गया है, यानी एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई जहां मुट्ठी भर लोगों ने अपनी हिम्मत से एक बहुत बड़ी ताकत को रोक दिया था। सही कहा। हुआ ये था कि सरकार ने बारदोली के किसानों पर लगान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। किसान परेशान थे। पटेल वहां पहुंचे और उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया। उनका पहला भाषण ही देखने लायक था। उन्होंने साफ कहा, मैं राजनीति का खेल नहीं करता। जो लोग जोखिम और कष्ट उठाने के लिए तैयार हों, मैं उन्हीं का साथ दे सकता हूँ। उन्होंने किसानों का आत्मसम्मान जगाया। बिल्कुल। उन्होंने कहा, किसान क्यों डरे, वो अन्नदाता है, वो दूसरों की लात क्यों खावे। और उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया? ये सिर्फ भाषणों से तो नहीं हुआ होगा। नहीं, उन्होंने इसे एक मिलिट्री कैंपेन की तरह चलाया। अच्छा। हर गांव में गुप्तचरों का जाल बिछाया गया जो सरकारी अधिकारियों की हर हरकत पर नजर रखते थे। सत्याग्रह समाचार नाम से रोज एक बुलेटिन निकाला जाता था ताकि सरकार की कोई भी चाल कामयाब ना हो और खबर तुरंत सब तक पहुंच जाए। कमाल है।
कि जब अधिकारी तुम्हारी जमीन या सामान जब्त करने आए तो डरना नहीं, हिंसा नहीं करनी, बस उन्हें उनका काम करने देना है। तो फिर फायदा क्या हुआ अगर सामान जब्त हो ही रहा था तो? यहाँ असली रणनीति काम आई, सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार? हाँ, सरकार किसानों का सामान कुर्क तो कर लेती थी, पर बाजार में उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिलता था। अच्छा। अधिकारी घर में आते और उन्हें सिर्फ बंद दरवाजे और खाली रास्ते मिलते थे। कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई उन्हें कुछ बेचता नहीं था। मतलब पूरा बारदोली एक किले में बदल चुका था। और उस किले का एक ही सेनापति था, वल्लभ भाई। बिल्कुल। ये तो कमाल का संगठन था। सरकार पर इसका क्या असर हुआ? सरकार पूरी तरह से टूट गई। उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। अंत में सरकार को पटेल की सारी शर्तें माननी पड़ी। कौन कौन सी शर्तें थी? बढ़ावा लगान वापस हुआ, जब्त की हुई जमीनें किसानों को लौटाई गईं और जिन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था उन्हें वापस काम पर रखा गया। और इसी जीत के बाद बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जो हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1942 की तरफ। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें सरदार पटेल की क्या भूमिका थी? वो इस आंदोलन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। जब कांग्रेस के कई बड़े नेता हिचकिचा रहे थे, तब पटेल ने जनता को विद्रोह का पूरा ब्लूप्रिंट समझा दिया था। ब्लूप्रिंट मतलब? उन्होंने अपने भाषणों में साफ साफ कहा था कि अगर हम सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए तो जनता को खुद अपना नेता बनना होगा। उन्होंने निर्देश दिए, रेलवे बंद करो, तार विभाग बंद करो, सरकारी दफ्तरों का कामकाज ठप कर दो। अच्छा, तो ये सब पहले से तय था? हाँ, उन्होंने यहाँ तक कहा था, बस हमारी क्रांति 7 दिन की होगी। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक भावुक अपील नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। और आजादी के बाद उनका और नेहरू जी का रिश्ता कैसा था? किताब में जिक्र है कि दोनों के स्वभाव और विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक पटेल जहां हिंदुत्व के समर्थक और देश की आंतरिक सुरक्षा पर पूरी तरह केंद्रित थे, वहीं नेहरू का झुकाव समाजवाद, असांप्रदायिकता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ओर ज्यादा था। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद उनके बीच एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। किताब के लेखक उन्हें एक दूसरे का कवच कहते हैं। अगर कोई एक पर हमला करता तो दूसरा उसे बचाता था। किताब में गांधी जी की हत्या वाले दिन की एक बहुत मार्मिक घटना का जिक्र है। हाँ, गांधी जी की हत्या वाले दिन ही दोपहर में सरदार पटेल उनसे मिलने गए थे। उस समय कुछ लोग उनके और नेहरू के बीच मतभेद की अफवाहें फैला रहे थे, जिससे पटेल बहुत दुखी थे। उन्होंने गांधी जी से मिलकर मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की। लेकिन गांधी जी ने उन्हें रोक दिया। हाँ, और कहा कि देश के लिए नेहरू और पटेल दोनों का एक साथ मंत्रिमंडल में रहना बहुत जरूरी है। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। और गांधी जी की मृत्यु का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। वो पूरी तरह टूट गए थे। लोगों का कहना है कि उनकी स्वाभाविक हंसी, जो उनकी पहचान थी, वो हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ ही दिनों बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा था। हाँ, एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा। लेकिन उन्होंने गांधी जी को दिया हुआ वचन निभाया। उन्होंने नेहरू जी को हमेशा पूरा सहयोग दिया और कभी सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। उनकी ये साझेदारी, इतने मतभेदों के बावजूद देश के लिए एक साथ काम करना, अपने आप में एक मिसाल है। बिल्कुल, विभिन्नता में एकता का एक अद्भुत उदाहरण। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? सरदार पटेल की कहानी से आज क्या सीखा जा सकता है? मेरे ख्याल से उन्हें सिर्फ एक सख्त प्रशासक या लौह पुरुष कहना उनकी शख्सियत को छोटा करना है। जैसा कि किताब बताती है, वो एक राजनीतिक तपस्वी थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए अपनी वकालत, अपना परिवार, अपना आराम सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अपने लिए एक घर तक नहीं बनाया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी। हाँ, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित करने का उनका संकल्प था। तो श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। किताब में किस्सा है कि 1948 में पटेल एक भारतीय युद्धपोत पर गोवा के पास से गुजर रहे थे, जो तब पुर्तगाल के कब्जे में था। उन्होंने जहाज के कमांडर से कहा कि हमारे पास मौका है, चलो अभी गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। जब कमांडर ने कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलों के बारे में बताया, तो पटेल कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, खैर अभी रहने दो, ऐसा करने से जवाहरलाल इस पर ऐतराज करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि अगर सरदार पटेल कुछ और साल जीवित रहते, तो उनकी वो निर्णायक क्षमता, वो तुरंत एक्शन लेने की आदत
उससे देश की कुछ और अनसुलझी समस्याओं का स्वरूप आज क्या होता? शायद कश्मीर या चीन सीमा विवाद। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं है, लेकिन ये सवाल पटेल की शख्सियत को पूरी तरह से परिभाषित करता है।